हेलो ऑल, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एडुटैप हिमाचल के यूट्यूब चैनल पर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर फंडामेंटल ड्यूटीज टॉपिक फ्रॉम द पॉलिटी सब्जेक्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जहां पर हम कवर करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था लेकिन बाद में ऐड किया गया बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मानी जाती है जिसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ साथ और बहुत सारे प्रोविजन ऐड करे गए थे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना चाहिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए, इनका फायदा क्या होगा कि हम जितने भी पीडीएफ्स हैं हमारे सेशंस के वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते हैं। YouTube चैनल पर आपको अपडेट मिलती रहेगी हमारे डिफरेंट वीडियोस के बारे में जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और अलोंग विद राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस टॉपिक को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कहाँ जिक्र देखने को मिलता है फंडामेंटल ड्यूटीज का। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। अब जब आप ए देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये ए वाला पार्ट बाद में ऐड किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 51A अंडर पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहाँ पर कुछ फैक्चुअल बातें आपको ध्यान में रखनी है। फैक्चुअल बातें क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A कौन सा पार्ट, पार्ट 4A, एंड टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एक आपको आर्टिकल पता लग गया, आर्टिकल कौन सा 51A। दूसरा आपको पार्ट पता लग गया क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स हैं और उनमें जो पार्ट 4A है वो डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फीचर्स क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज की? देखिए, अगर हम अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स देखने को मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने को मिलती है। लेकिन कहीं भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, उसमें हमें कहीं भी फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन जब इमरजेंसी आती है 1975 में तो कांग्रेस गवर्नमेंट को लगता है कि हमने एक ब्लंडर कर दिया है कि हमने इंडियन सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके बाद वो यूएसएसआर से इंस्पिरेशन लेते हैं और कांग्रेस एक कमेटी गठित करता है, एक कमेटी बनाता है, स्वरण सिंह कमेटी को हम जानते हैं उस नाम से। ठीक है, और उस कमेटी को बोला जाता है कि आप रिकमेंड करिए कि कौन कौन सी ड्यूटीज हैं जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो आपको एक और बात जो यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। उसके बाद हमने कहाँ से इंस्पिरेशन लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ने के लिए? वो इंस्पिरेशन हमने लिए फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल यूएसएसआर, जिसको हम आज के रशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर को ऐड करने से पहले हमने एक कमेटी बनाई थी। किसने? कांग्रेस गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का नाम क्या था? स्वरण सिंह कमेटी। और इस स्वरण सिंह कमेटी को बोला गया था कि आप रिकमेंड करिए कि कौन कौन सी ड्यूटीज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर सकते हैं। तो इस कमेटी ने बोला कि देखो, हमें एक तो सेपरेट पार्ट बनाना पड़ेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक सेपरेट चैप्टर ऐड करना पड़ेगा और उस चैप्टर का नाम फंडामेंटल ड्यूटीज होगा। और इस कमेटी ने टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड करी थी। कितनी? 8। तो कुछ एडिशन करके, कुछ सब्ट्रैक्शन करके, कुछ इनके द्वारा बताई गई ड्यूटीज को मानकर और कुछ इनके द्वारा बताई गई ड्यूटीज को हटाकर। फॉर एग्जांपल, इन्होंने बोला था कि ड्यूटी टू पे टैक्स भी एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन वो हमने नहीं मानी। तो इनकी 5 ड्यूटी हमने कॉपी करी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी गई, एक सेपरेट आर्टिकल बनाकर आर्टिकल 51A और एक सेपरेट पार्ट बनाकर पार्ट 4A। ठीक है, तो कौन सी अमेंडमेंट थी जिसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी? वो थी 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। उसके बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई, क्योंकि आपने देख लिया कि ऊपर 11 फंडामेंटल ड्यूटी लिखी हुई हैं और यहाँ पर हमने 10 वर्ड लिखा हुआ है बाय 42nd अमेंडमेंट। तो एक जो फंडामेंटल ड्यूटी बची जिसको बाद में ऐड किया गया था वो थी रिगार्डिंग एजुकेशन। और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू एक और फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई। तो टोटल
फंडामेंटल ड्यूटी जो हमें देखने को मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कितनी है, वो 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन हमने कुछ फैक्चुअल बातें पढ़ी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर आपको इन्हीं बातों में घुमाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब वन बाय वन जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं एक इंडियन सिटीजन की। देखिए जो इसकी पहली लाइन है ना वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये लाइन हमें क्या समझाती है? ये लाइन हमें समझाती है कि जो ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए प्रिस्क्राइब करी गई हैं, वो फॉरेनर के लिए प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ड्यूटीज हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, दे आर ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन्स, नॉट फॉरेनर्स। ठीक है, पहली ड्यूटी क्या है? पहली ड्यूटी है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है एंड रिस्पेक्ट करना है आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें नेशनल फ्लैग आता है एंड नेशनल एंथम आता है। ठीक है, तो टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये पहली फंडामेंटल ड्यूटी है। आपको ध्यान रखना है कि ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि मैं आपको रट्टा मारने को बोल रहा हूँ, लेकिन कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पहली फंडामेंटल ड्यूटी है उनमें कौन कौन से आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करने के लिए बोला गया है। ए नेशनल फ्लैग, बी नेशनल एंथम, सी नेशनल सॉन्ग। तो आपको याद रखना है कि नेशनल सॉन्ग यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एक पर्टिकुलर ड्यूटी पर। सेकंड ड्यूटी कौन सी है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था काफी लंबा चला, लगभग 2 सेंचुरी तक हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चला है और उसके बाद 1947 में हमें फाइनली आज़ादी मिलती है। तो इस नेशनल फ्रीडम के स्ट्रगल के टाइम पर बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे आइडियल्स हैं जो हमने जनरेट किए, जिनको हमने इनकॉर्पोरेट किया। फॉर एग्जाम्पल नॉन वायलेंस, तो हमें उनको चेरिश करना है और उनको फॉलो करना है। तीसरी ड्यूटी क्या है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि कुछ भी हो जाए हमें अपने देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, अपहोल्ड करना है, उसे बढ़ा के रखना है, उसे डाउन नहीं जाने देना है। चौथी ड्यूटी क्या है? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, कि पहली बात तो आपको अपनी कंट्री डिफेंड करनी है अगेंस्ट एनी एग्रेशन, जो इंटरनल भी हो सकता है, जो एक्सटर्नल भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी अगर कंट्री आपसे नेशनल सर्विस डिमांड कर रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे डिमांड कर रही है कि आप लोगों को स्वच्छ भारत अभियान में वॉलंटियर बन के काम करना है, तो आपको नेशनल सर्विस देनी पड़ेगी। ठीक है, पांचवी ड्यूटी और बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी जो कि पर्सनली मेरी फेवरेट है, वो है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversity, and to renounce practice derogatory to the dignity of women। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारी ड्यूटी है, जहां पर सबसे पहले तो बोला गया है कि हमें फ्रेटर्निटी मेंटेन करनी चाहिए, जो कि हमारे प्रेम्बल में लिखी हुई है। ये किस तरीके से मेंटेन करनी चाहिए? कि हमें आपस में हार्मोनियस तरीके से रहना चाहिए और भाईचारे को हमें प्रमोट करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें किसी भी तरह की जो डाइवर्सिटी है जो हमें अलग कर सकती है एक दूसरे से, उसको हमें उससे उससे हमें पार पाने हैं, उससे हमें आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस डाइवर्सिटी हमारी हार्मनी को अफेक्ट ना कर पाए, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमारी हार्मनी को अफेक्ट ना कर पाए, सिमिलरली रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटी भी हमारे कॉमन ब्रदरहुड को अफेक्ट ना कर पाए। इसके साथ साथ खास बात क्या है इस ड्यूटी की, कि आपको डिग्निटी ऑफ वुमेन का ध्यान रखना है। देखिए समाज में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो कि वुमेन की डिग्निटी को हार्म करती हैं, उनके अगेंस्ट जाती हैं। तो हमें ऐसी सारी प्रथाएं, ऐसी सारी प्रैक्टिसेस जो कि डेरोगेटरी है टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, उनको हमें एंड करना है। ठीक है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। देखिए हमारा जो भारत है एक ऐसा देश है जहां पर सदियों से जो हमारा कल्चर है वो हम कैरी करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, हमारे पास मौर्यन एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर था, एक अच्छा मिडिवल एम्पायर था हमारे पास। तो इन्हीं सभी एम्पायर्स में जितनी भी हेरिटेज बनी है वो किसी भी तरीके की क्यों ना हो, आर्ट हेरिटेज क्यों ना हो, आर्किटेक्चर हेरिटेज क्यों ना हो, डांस फॉर्म्स क्यों ना हो, म्यूजिक क्यों ना हो, टेंजिबल इंटेंजिबल कोई भी हेरिटेज क्यों ना हो, उसको हमें प्रिजर्व करना है, उसको हमें वैल्यू करना है। ये हमारी छठी फंडामेंटल ड्यूटी थी। हमारी सेवंथ फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? कि हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसको इम्प्रूव करना है। फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ इनको पॉल्यूट नहीं करना है, और जितने भी हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके टुवर्ड्स हमें प्यार शो करना है। फिर हम बात करें बाकी चार फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो आठवीं फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि जो इंडिया का सिटीजन है उसको डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर। मतलब आपके पास एक इंक्वायरिंग माइंड होना चाहिए, ह्यूमनिज्म आपके पास होना चाहिए, और आपके पास स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अगर आपको लगता है कि समाज में कोई प्रथा ठीक नहीं है तो उसको आपको इंप्रूव करना है। ठीक है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है,
और अगर आपको लगता है कि वायलेंस से आपकी स्टेट प्रॉपर्टी अफेक्ट हो रही है तो आपको वो त्यागना है। बेसिकली वायलेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं अच्छा माना गया है, और वैसे भी हम चेरिश करते हैं अपने नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, फॉर एग्जांपल नॉन वायलेंस। तो हमें वायलेंस को त्यागना है क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान होता है। 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी हमारी क्या है? टू स्ट्राइव टुवर्ड्स excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to a higher level of endeavor and achievement। भले ही आप इंडिविजुअल लेवल पर कोई काम कर रहे हैं, भले ही आप कलेक्टिव तरीके से कोई काम कर रहे हैं, दोनों ही तरह के कामों में आपको इस तरीके से काम करना है कि आप एक्सीलेंस अचीव करें, जिससे कंट्री का नाम आगे बढ़े। और लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो कि बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 ऐड करी गई थी, वो क्या है कि अगर कोई पेरेंट है या फिर कोई गार्जियन है तो उसको अपने बच्चे को सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए एजुकेशन की, जब तक वो बच्चा 6 से 14 साल की एज ग्रुप के बीच में है। ठीक है, who is a parent or guardian to provide opportunities for the education to his child or as the case may be ward between the age of 6 to 14 ईयर। ठीक है, तो ये एज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दे आर कम्बिनेशन ऑफ मॉरल, फिलोसफिकल एंड सिविक ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नोबल आइडियल्स को चेरिश करने को बोला जा रहा है तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी है। अगर आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना है तो ये आपकी सिविक ड्यूटी है। ठीक है, दीज ड्यूटीज आर कन्फाइंड ओनली टू इंडियन सिटीजन, ये फॉरेनर्स के लिए अप्लाई नहीं होती हैं। देखिए एक और खास बात कि जो ड्यूटीज हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा या कोई सिटीजन इनको परफॉर्म नहीं करता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आप कोर्ट को ये नहीं बोल सकते हैं कि देखो ये आदमी ड्यूटीज इन्फोर्स नहीं कर रहा है, आपसे इनसे इन्फोर्स करवाइए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं इन द केस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक लॉ बनाकर फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करा सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू ऑनर, जो हमारे हैं नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये हमने एक्ट बना रखा है 1971 का, तो वो इन्फोर्स करता है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी को। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनके आने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि कंडीशन होगी कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले परफॉर्म करो उसके बाद आपको राइट्स मिलेंगे। इनके आने से जो फंडामेंटल राइट्स का स्टेटस है जो कि बहुत ऊपर है, वो अभी भी बरकरार है। ठीक है, जितने भी आपकी ड्यूटीज हैं ये वॉलंटरी हैं, जरूरी नहीं कि आप इनको परफॉर्म करो ही करो, कंपल्शन नहीं है। लेकिन इतनी अच्छी ड्यूटीज हैं कि जिनको अगर हमारे सभी नागरिक परफॉर्म करें तो कहीं ना कहीं देश का भला हो। अब नुकसान क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज का? सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो यही है कि इनको आपने वॉलंटरी क्यों रखा, इनके लिए आपने जस्टिसेबल नेचर क्यों नहीं रखा? क्यों अगर कोई आदमी सिटीजन पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म करता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं? इनका नॉन जस्टिसेबल नेचर इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म बनता है। ठीक है, और कई बार हम कहते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये डेफिनेट गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि कुछ आइडियोलॉजिकल बातें हो रही हैं जिनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल है। कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, कुछ वर्ड हमें वेगली फ्रेज होते हुए दिखते हैं, फॉर एग्जांपल नोबल आइडियल्स, कंपोजिट कल्चर, तो इनको ठीक करने की जरूरत थी। ठीक है, और 2003 में, शायद 2001 में जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी, जिनको बोला था कि आप चेक करिए कि क्या स्टेटस है फंडामेंटल ड्यूटी का। इस कमेटी को भी कई बार पूछा गया है कि जस्टिस वर्मा कमेटी इज रिलेटेड टू, तो आपको याद रखना है कि इट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने जो मुझसे सुना है या फिर जो आपने पढ़ा हुआ था क्या वो आपको याद है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। आपसे बोला गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। पहला ऑप्शन है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, आपने ऐसा नहीं पढ़ा है। ठीक है, टू पे टैक्स रेगुलरली, ये भी आपने नहीं पढ़ा है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ड्यूटी नंबर 8 याद करिए, बिल्कुल। ड्यूटी नंबर 9 याद करिए, तो टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी इज अ ड्यूटी, बिल्कुल सही बात है। और आपसे यही पूछा है कि कौन सी ड्यूटी है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स। तो इनमें से कौन से सेक्शन के अंडर एक प्रोविजन है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया? तो आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटी हमने पढ़ी है थर्ड वाली, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि नीचे जो चार आपको ड्यूटीज दी गई हैं इनमें से कौन सी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करी गई है? पहला है टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, बिल्कुल आपने पढ़ा है। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस, ऐसा आपने नहीं पढ़ा है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, बिल्कुल सही बात है।
टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये भी आपने पढ़ा है। तो आपने देखा कि सेकंड हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनना चाहिए, तो सेकंड जिसमें भी आता है उसको आप गलत कर दीजिए, तो एक ही राइट आंसर बना ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज प्लेस सिविक एज वेल एज मॉरल ड्यूटीज ऑन द सिटीजन। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि सम फंडामेंटल ड्यूटीज आल्सो एक्सटेंड टू फॉरेनर। तो आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, इनकरेक्ट। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ सिटीजन को एक्सटेंड होती हैं, ना कि फॉरेनर को। तो आपने सेकंड गलत कर देना है, आपके आंसर का पार्ट बनेगा, क्योंकि ये पूछा भी हुआ आपसे कौन सी इनकरेक्ट है। और फंडामेंटल ड्यूटीज प्लेस सिविक एज वेल एज मॉरल ड्यूटीज ऑन द सिटीजन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर यहाँ पर ओनली लिखा होता तो ये गलत हो जाती, क्योंकि वो फिलोसफिकल ड्यूटी भी इंक्लूड करती हैं। ठीक है, लेकिन ओनली अगर नहीं लिखा है तो स्टेटमेंट सही है, तो ये आपके आंसर का पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि आंसर में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। तो ये था हमारा आज का सेशन फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।